ड्रग्स एंड एल्कोहल एबस, अर्थात कुछ दवाइयां और जो शराब एल्कोहल है उसके दुष्प्रभाव, कुप्रभाव। अब देखिएगा, ड्रग्स की उत्पत्ति की जाती है चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, बट जब उसका अनुप्रयोग या अनुचित तरीके से उसको उपयोग में लिया जाए, अनुचित तरीके से उसको उपयोग में लिया जाए, तो वो उस उपयोग लेने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नरक जैसा जीवन बनाने वाला एक रासायनिक पदार्थ हो जाता है। अर्थात वो उसके एडिक्ट हो जाता है, वो उसका व्यसन या आदी हो जाता है, और उस आदि के कारण अब उसका शरीर शारीरिक, मानसिक और कायिक अवस्था में स्वस्थ नहीं रहता है, अर्थात अस्वस्थ की ओर चला जाता है। तो अब मैं सामान्य परिचय की बात करूं तो ड्रग्स है क्या, एल्कोहल क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो विशेष प्रकार के पादपों या सूक्ष्म जीवों या औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों से किण्वन द्वारा बनाए जाए, और वो मनुष्य के शरीर में सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ शरीर के अन्य सिस्टम जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, लैंगिक अर्थात सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन पर प्रभाव उत्पन्न करके व्यक्ति में एक नई सोच, एक नई इमेजिंग उत्पन्न करे, ऐसी चीजें ही ड्रग्स और अल्कोहल के अंतर्गत आती है। ये इसका सामान्य परिचय। अब ड्रग्स के अंदर मैं कहूं, जितने भी एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं पादपों के, और वो एल्केलॉइड मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम या शरीर के अन्य सिस्टम जो है, टोटल 13 सिस्टम है, उनमें से किसी सिस्टम पर प्रभाव उत्पन्न कर विलनेस पावर, या यूं कहें कि एक ऐसा महसूस करवाए कि अब बस मेरे से आगे कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा मेरे लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे लगता है कि मैं जैसे स्वर्ग की अनुभूति स्वर्ग की अनुभूति करवाए, तो ऐसे जो मेडिसिन है उनको आप ड्रग्स के कैटेगरी में लेते हैं। तो उनमें से सबसे पहला मेडिसिन है वो है ओपियोइड, जिसको हिंदी में अफीम कहते हैं। देखिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मारवाड़ के क्षेत्र में सबसे बड़ी गंभीर समस्या लेकर के आया है ये पादप। नाम में तो केवल एक अफीम है, पर यह अफीम कई व्यक्तियों के जीवन को गटक गया है, कई व्यक्तियों के जीवन को खत्म कर दिया है। और इस अफीम ने, अफीम लेने वाला व्यक्ति केवल अफीम ही नहीं लेता, वो अपने बच्चों का जीवन भी साथ में पी जाता है, अपने बच्चों की शिक्षा को साथ में पी जाता है, अपने बच्चों के भविष्य को भी साथ में पी जाता है। इतना खतरनाक मारवाड़ में फैलने वाला एक नशा है, जिसमें एक सिंपल सा पादप है, सिंपल सा पादप है, और वो पादप है पेपेवर सोमनिफेरम। पादप है पेपेवर सोमनिफेरम। इस पादप के अपरिपक्व फलों का जो ऊपर का कैप्सूल है, संपुट, उस कैप्सूल से निकलने वाला एक लेटेक्स होता है, क्षीर निकलता है, एक दूध जैसा हल्का भूरे पिंकिस, हल्के भूरे पिंकिस रंग का एक तरल निकलता है, जो पहले निकलता है तब तो व्हाइट होता है, पर हवा के संपर्क में आते ही भूरे रंग का हो जाता है। उसमें ऐसे नशीले एल्केलॉइड्स या रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं जो मारवाड़ क्षेत्र के मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनकर सामने आए हैं। और उस एल्केलॉइड्स में या जो क्षीर निकल रहा है, लेटेक्स निकल रहा है, उसमें क्या क्या होता है, मैं उपस्थित रासायनिक पदार्थों के नाम आपको बता रहा हूं। अब देखिएगा, उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में अफीम कहते हैं, उसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और ब्लैक शुगर भी कहते हैं। अब गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिक महंगा है, सोने जैसा महंगा है, इसलिए ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। उसके अंदर आप कह दूं कि अफीम के अंदर जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है मॉर्फिन। अगला एल्केलॉइड जो होता है, एल्केलॉइड का जो रासायनिक पदार्थ है वो होता है कोडीन। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पेन किलर है। ये पेन किलर है, मतलब मस्कुलर या स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम पर काम करता है, मसल्स रिलैक्सेंट है, और लेने के बाद ऐसा महसूस होता है, अरे क्या मजा आया, बिल्कुल आज तो बॉडी में कहीं कोई दर्द नहीं है। कोडिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंड्यूस करता है, अर्थात खांसी की सबसे उत्तम औषधि है। साथ ही साथ जो एल्वुलाई है, फेफड़ों की कुप्पिकाएं, उनको फैलाता है और ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ा देता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के बाद व्यक्ति यूं वेलनेस फील करता है, बिल्कुल अच्छा लगने लगता है। साथ ही साथ पेपेवरिन भी होता है उसमें, पेपेवरिन भी होता है, सोमनिफेरन भी होता है, पेपेवरिन भी होता है, सोमनिफेरन भी होता है, और एक जो है वो है
इनका व्युत्पन्न, किनका व्युत्पन्न? इसी मॉर्फिन का जो व्युत्पन्न है, वो मॉर्फिन का जो व्युत्पन्न है वो है आपका स्मैक। ओए होए, आज के समय की, अभी लेटेस्ट समय की सबसे बड़ी समस्या, और इस स्मैक को हेरोइन भी कहते हैं, हेरोइन, जिसमें डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसकी रासायनिक संरचना है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। देखिएगा, ये एल्केलॉइड मुख्य रूप से इस अफीम या इससे निकलने वाला, ये आपको पादप दिखाया जा रहा है जिसके ऊपरी भाग, जिससे ये रासायनिक पदार्थ या एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं, ऐसा डोडा होता है, काफी यूं यूं कहते हैं 2 फीट हाइट का पादप रहता है लगभग। इसके ऊपर का ये इसका संपुट कैप्सूल है जिसके अंदर बीज भरे रहते हैं, और इसका कैप्सूल के ऊपर चीरे लगाए जाते हैं यूं पत्तियों से, ब्लड से, जिससे ये व्हाइट है वो बाहर निकल रहा है। ये जो व्हाइट लेटेक्स निकल रहा है, इसके अंदर ये मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, पेपेवरिन होता है, सोमनीफेरन होता है। मॉर्फिन को ही रूपांतरित करके स्मैक इसका अधिक सांद्रित रूप है, इसी स्मैक को हीरोइन कहते हैं, जिसकी रासायनिक सूत्र, जिसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो डाई एसिटिल मॉर्फिन, अर्थात डाई एसिटिल मॉर्फिन। मॉर्फिन के अंदर 2 एसिटाइल समूह और जोड़ दिए गए हैं। ये श्वेत रंग का, गंधहीन, रंगहीन, रवेनुमा पाउडर होता है, जो अत्यधिक नशीला पदार्थ है, जिसको पीने वाले या उसको लेने वाले श्वसन तंत्र के माध्यम से, नासा श्वसन तंत्र के माध्यम से धुएं के रूप में अंदर लेते हैं, और शरीर के सेंट्रल नर्व सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, जिसकी मार्केट रेट बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना महंगी या ऐसी महंगी चीज है जिसकी सबसे अधिक तस्करी भी होती है, और इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम को प्रभावित करके मानसिक अवसादन जो है, डिप्रेशन जो है, उसको खत्म करता है। साथ ही साथ पेशेंट को वेलनेस फील करवाता है, अच्छा महसूस होता है कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूं। और इसका एडिक्ट होने के बाद एक यूं कहावत है कि जो व्यक्ति इस स्मैक या हेरोइन या डाइएसिटिल मॉर्फिन का एडिक्ट हो जाता है, इस नशे का व्यसन जिसको हो जाता है, वो अपने शरीर की चमड़ी को काट करके भी दे सकता है, कोई उसको स्मैक दे तो। इसलिए आज के युवा वर्ग के जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने जीवन को नरक बनने से रोकिएगा। ये जो एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं, इनका सरकार उपयोग केवल मेडिसिनल अनुप्रयोग के रूप में इसकी खेती या इनके उत्पादन की सलाह देती है, किंतु आप अपने जीवन को नरक में मत बदलिएगा, क्योंकि ये एक बार यदि इसका नशा हो जाता है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगा, आपका स्केलेटल सिस्टम यानी मांसपेशियां और हड्डियां भी प्रभावित होगी, आपका लैंगिक जनन जो जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा, अर्थात ये लेने के बिना आप संतान भी उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ इस नशे को छुड़वाना सबसे बड़ी समस्या है। अब ये नशा पहले पंजाब और हरियाणा में अधिक फैला था, वहां से इस नशे की लत को छुड़वा दिया है सरकार ने, विशेष स्कीमें, विशेष प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, युवाओं को इस विड्रॉल करवाने के लिए शिविर लगाए। अब राजस्थान के अंदर मारवाड़ में अधिकांश युवा इस नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। तो बुजुर्ग लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को ऐसी आदतों से बचाइएगा। तो ये था आपका ओपियोइड। अगला जो एल्कलॉइड है वो है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड है वो कैनाबिना सैटाइवा, कैनाबिना सैटाइवा नामक पादप, ये कैनाबिना सैटाइवा नामक पादप है, उसकी पत्तियां भी काम में आती है, इसका पुष्पक्रम भी काम आता है, और इसके पुष्पक्रम से छोटा पतला एक रेजिन, पतला पतला लेटेक्स रेजिन निकलता है, वो भी काम आता है। और इससे जो प्राप्त होने वाले भाग है वो है इसकी, एक तो भांग प्राप्त होती है इससे, कैनाबिना सैटाइवा पादप से क्या प्राप्त होती है? भांग। इसी से गांजा भी प्राप्त होता है, इसी से आपकी हशीश भी प्राप्त होती है, इसी से आपकी मैरिजुआना, मैरिजुआना एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। अब भांग क्या करती है, गांजा क्या करता है, हशीश क्या करती है, चरस भी इसी से प्राप्त होती है।
ये सारे जो औषधीय प्रयोग या यूं कहें कि नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग में आने वाले जो भाग है, ये जो नाम है वो सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं? कैनाबिस सैटाइवा, ये इस पादप का संरचना है। और ये इससे प्राप्त होने वाला जो मैरिंजुआना है एल्केलॉइड, उसकी संरचना को यहां पर बता रखा है। ये पादप चक्रीय पत्तियां होती है और इन पत्तियों से पुष्पक्रम से निकलने वाले पतले रेजिन से इसका जो ऊपर छोटा सा एक फल लगता है, उस फल से अलग अलग अनुपात में मिलाने पर ये अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ है वो उत्पन्न होते हैं। भांग कब बनेगा, गांजा कब बनेगा, हशीश कब बनेगी, चर्स कब बनेगी, मैरिजुआना एल्केलॉइड कहां से होगा, इन सबके पुष्प के अलग अलग भागों से निकलने वाले उत्पादों को अलग अलग अनुपात में मिला करके और इनका प्रयोग किया जाता है। यह भी सेंट्रल नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अर्थात आपके हृदय परिसंचरण तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये अधिक मात्रा में लेने पर मुख सूखने लगता है, सिर में भयंकर दर्द होने लगता है, साथ ही साथ और अधिक मात्रा चली जाती है तो व्यक्ति को हेलुसिनोजेनिक अर्थात विभ्रामक प्रभाव उत्पन्न होता है। इसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या करता है? हेलुसिनोजेनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात विभ्रामकता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उसकी शुद्ध बुद्ध खो जाती है। अब उसको यूं लगता है कि मैं जैसे स्वर्ग में सोया हूं, मुझे अब किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात धरती में मेरे से ऊपर इस धरती पर कुछ है ही नहीं, ऐसा महसूस करता है। अर्थात वो एक मानसिक विक्षिप्त अवस्था है जिसमें उसका सेंट्रल नर्व सिस्टम शरीर के अन्य अंगों पर कार्य करना कम कर देता है। उसका सेरेबेलम जो भाग है वो मांसपेशियों की गति को भी, जो शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां हैं उनकी गति का नियंत्रण और नियमन सेरेबेलम करता है, वो नियंत्रण भी हट जाता है। शरीर से अधिक मात्रा में पसीना आने लगेगा, शरीर पूरी तरह से सूखने लगेगा, डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को और बहुत गंभीर स्थिति में चला जाता है। अब लोग यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो भांग है ये तो शिव जी के भक्त पीते हैं। अरे भाई, शिव जी ने ऐसा आपको कब कह दिया कि आप भांग पियो? भांग पियोगे तो ही मैं आपको मेरा भक्त मानूंगा, भांग नहीं पियोगे तो भक्त मानूंगा ही नहीं। ऐसा शिव जी ने तो कहीं लिखा नहीं है, ऐसा शिव जी ने कहीं बोला नहीं है, और शिव जी ऐसी किसी पुस्तक में लिख के भी नहीं गए थे। तो ऐसी जो विभ्रामक बातें हैं, जिन बातों से आपकी मनोदशा में विभ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है, ऐसी बातों से परहेज कीजिएगा और ये नशीले जो एल्कलॉइड है इनसे बचिएगा। और इनके सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल और केवल मेडिसिनल फॉर्म में इनका अनुप्रयोग होता है, इसका उपयोग होता है, तो ये अच्छे लगते हैं। अब ये सीएनएस को प्रभावित करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ इसके जो एल्कलॉइड होते हैं, ये जो मैरिजुआना एल्कलॉइड है वो इतना खतरनाक है कि हार्ट अटैक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी ले जाता है पेशेंट को। यदि भांग की अधिक मात्रा किसी के शरीर में चली गई ना तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, श्वसन तंत्र का बंद होना या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बंद हो जाना हो जाता है और पेशेंट सडन डेथ में चला जाता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसी चीज़ों का सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला एल्केलॉइड है वो है कोका एल्केलॉइड, एरिथ्रोजाइलम कोका। कोकाई, एरिथ्रोजाइलम कोकाई नामक पादप से प्राप्त होने वाला ये एक एल्कलॉइड है। ये पादप मूलतः दक्षिणी अमेरिका का पादप है जिससे कोकीन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है, जिसका ये जो इंडस्ट्री है ना, अपनी इंडस्ट्री कौन सी, बॉलीवुड हॉलीवुड कौन सी क्या कहलाती है आप जानो, उनमें इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। कोकीन की ड्रग्स के साथ शाहरुख खान के बच्चे को पकड़ा गया, फलाने हीरो और हीरोइन को कोकीन सप्लाई करता हुआ ये बच्चा पकड़ा गया, जिससे ये हीरो कोकीन की नशे में चला गया था, हीरोइन कोकीन का नशा करने लगी थी, इसकी सप्लाई नहीं होने से सुसाइड कर लिया, फलाना कर लिया, ढेकड़ा कर लिया। ये क्यों होते हैं? इतना नशीला पदार्थ है कि इसको भी व्हाइट पाउडर के रूप में, छोटी छोटी पुड़ियों के रूप में सप्लाई करते हैं। और बड़ी बड़ी जो रेव पार्टियां होती है उनमें बड़े फिल्म स्टार इस
एल्कलॉइड का नशीली औषधियों के रूप में या नशीले पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। ये भी क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, एलुसिनोजेनिक प्रभाव उत्पन्न करता है और विभ्रम की स्थितियां में चला जाता है पेशेंट या रोगी जो भी होता है। वो विभ्रम की ऐसी स्थिति में जाता है कि उसकी मनोदिशा में उसको ऐसा लगता है कि बस मैं स्वर्ग में हूं, अब धरती पर और कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही हूं। साथ ही साथ ये स्फूर्ति उत्पन्न करता है क्योंकि एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। विशेष प्रकार के हार्मोन है जो आपको स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं। तो कुछ खिलाड़ी और जो धावक होते हैं वो इसे क्या कहते हैं, वो प्रतिबंधित औषधियां है ना, उनके रूप में उपयोग में भी ले लेते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, किसी खेल को खेलने के लिए प्रतिबंधित भी हो जाते हैं, रस्टिकेट हो जाते हैं। अगला जो है वो निकोटीन एल्केलॉइड्स है। निकोटीनम टोबेकम पादप से प्राप्त होता है। निकोटीनम टोबेकम पादप की पत्तियों से विशेष प्रकार का पत्तियों में विशेष प्रकार का निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। अब ये क्यों है, अब ये इसमें क्या है जो एक बार इसको खा लेता है वो व्यक्ति छोड़ता ही नहीं है। आखिर करता क्या है आपके शरीर में? तंबाकू, खैनी, मिराज और गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीजों का जो जो सेवन करता है वो इसको छोड़ता क्यों नहीं है? तो मैं आपको इसका एक कारण बता रहा हूं। वो कारण है कि इस निकोटीन के द्वारा आपकी एड्रेनलिन जो ग्रंथि है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, उसके द्वारा स्त्रावित होने वाले एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन के स्त्रावण को बढ़ाता ही है। लो साहब, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है ना, इसको एड्रीनिलीन हार्मोन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब ये हार्मोन क्या करते हैं? इन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब एक तो होता है फियर, मतलब डर से सामना करता है, दूसरा फाइट, लड़ाई के समय, विकट परिस्थितियों के समय, और अगला है फ्लाइट, जब आप उड़ान भरते हैं। अर्थात जब व्यक्ति विकट परिस्थितियों में होता है, व्यक्ति जब संकट में होता है, तब इस एड्रेनलिन ग्रंथि से या सुप्रारीनल ग्रंथि से इस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, यानी इसको एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं, का स्त्रावण किया जाता है। ये हार्मोन अब करते क्या है? श्रावण तो विकट परिस्थितियों में करते हैं। जब आपको संकट हो, हार्मोन क्या करते हैं? सबसे पहले इनका काम है हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, हृदय की धड़कन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपका रुधिर है वो फटाफट से सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। अब रुधिर फटाफट से सर्कुलेट होगा तो क्या होगा कि आपके प्रत्येक कोशिका तो ऑक्सीजन फटाफट जाएगी, ऑक्सीजन फटाफट जाएगी तो आप में स्फूर्ति आएगी, तंदुरुस्ती आएगी। अगला क्या करते हैं कि हार्मोन आपकी श्वसन दर को बढ़ा देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा रहे। श्वसन दर बढ़ रही मतलब क्या? ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा रहे। साथ ही साथ ये हार्मोन आपकी विकट परिस्थितियों में शरीर की जो ब्लड वेसल से उनको कॉन्ट्रैक्टाइल कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, जिससे आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बढ़ करके और आप एकदम यूं प्रिपेयर हो जाते हो, अपने आप को विकट परिस्थितियों से का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। एकदम आप डरते हो तो आपकी इरेक्टर मसल्स खसती है और आपके बाल सारे खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो हार्मोन है वो आपके शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं, तंदुरुस्ती लाते हैं, आपको यूं वेलनेस फील करवाते हैं। आप ऐसे लगता है मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूं। तो जैसे भी खैनी या तंबाकू या इस निकोटीन का नशा उतरता है तो पेशेंट यूं बिल्कुल क्या हो जाएगा, कैसे, ये इस स्थिति में चला जाता है। तो इस स्थिति में जब वो होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अर्थात हमेशा बेचारा खैनी खा के और एड्रेनलिन ग्रंथि के हार्मोन के स्त्रावण को, सुप्रारीनल ग्लैंड के हार्मोन के स्त्रावण को बढ़ाता है, तो वो ग्रंथि भी थक जाती है अंदर से। क्या यार पूरे दिन खैनी खा के मेरे को परेशान करता है। तो एक तो प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति खैनी नहीं खाते हैं, तब जब एड्रेनलिन को आवश्यकता होगी, विकट परिस्थिति होगी, तभी वो अपने हार्मोन को निकालेगी। किंतु जो खैनी खाते हैं वो तो खैनी खा के पानी पिएंगे, खैनी खा के बात करेंगे, खैनी खा के क्लास लेंगे, खैनी खा के, मतलब जो जैसा काम करता है वो जो काम करता है वो खैनी खा के ही करेगा। खाई देनी है, बाढ़ करनी है, खेत में कहीं पशुओं को हाँकने जाना है तो भी क्या करेगा? पहले खैनी खाएगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, उसके बाद वो काम करेगा।
अर्थात उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिना खैनी खाए आता ही नहीं है, बिना तंबाकू सेवन किए उसके कॉन्फिडेंस लेवल आता ही नहीं। आप देखा होगा, आपने कभी नोटेट भी किया होगा कि जो व्यक्ति स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, वो यदि टेंशन में चला जाए, कोई उसको टेंशन हो जाती है तो बार बार वो सिगरेट पीता है, बार बार सिगरेट पीता है। बार बार सिगरेट पीने का उसका कारण है कि सिगरेट उसके शरीर में इस एड्रेनलिन हार्मोन के लेवल को बढ़ा रही और उसकी टेंशन को क्या कर रही है, दूर कर रही है। प्राकृतिक रूप से तो उसके एड्रेनलिन हार्मोन का, क्योंकि ग्रंथि को परेशान कर दिया बेचारे ने। तो ये था आपका निकोटीन एल्कलॉइड, जो टोबैकम निकोटीनम पादप से प्राप्त होता है और शरीर में इस रूप से कार्य करता है। अगला है एट्रोपिन एल्कलॉइड, एट्रोपा बेलाडोना, या धतूरा से प्राप्त होता है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ ये शरीर में विभ्रामक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। अब ये सारे जो एल्कलॉइड या नशीले पदार्थ आपने देखे, ये जब नशे की लत उत्पन्न कर देते हैं, जब नशे की लत उत्पन्न करते हैं तो ये बड़े खतरनाक होते हैं और उनका जब आदी हो जाता है व्यक्ति, तो इस अवस्था को एडिक्शन या उसका यूं कहें कि व्यसन की अवस्था कहते हैं। अब व्यसन की अवस्था में क्यों जाते हैं, कब जाता है, कब जाने की संभावना अधिक रहती है? सबसे अधिक व्यसन अवस्था में जाने की संभावना रहती है व्यक्ति की जिज्ञासु प्रवृत्ति। और जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब है कि जब व्यक्ति 15 से 18 साल की उम्र के बीच होता है, 15 से 18, 19 या 14 से 20 साल, अधिक रेंज माने तो 14 से 20 माने, इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में या बच्चों के शरीर में या किशोर के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनों में परिवर्तन होते हैं और वो हार्मोनल परिवर्तन उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। ये प्राकृतिक क्रिया है, आप उसको रोक नहीं सकते, ये तो प्रकृति में होना ही। इस प्रवृत्ति में वो व्यक्ति अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति में रूपांतरित हो जाता है और उसकी जिज्ञासा ये रहती, अरे वो ये कर रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करूंगा तो मुझे कितना मजा आएगा, मुझे कितना अच्छा महसूस होगा। और जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब है देखा देखी करने की सोच अधिक डेवलप रहती है उस टाइम पीरियड में, और वो है हार्मोनल प्रभाव के कारण। अर्थात आप अपने बच्चों का इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के टाइम पीरियड में विशेष रूप से ध्यान रखें, उसके बाद उसके ऐसी विशेष प्रकार के व्यसन की लत पड़ने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। बाद में भी हो सकती है, वो किसी के संगत में जाकर के किसी के साथ उठ बैठ से कोई विशेष प्रकार के दृश्य, व्यू या पिक्चर या ऐसी चीजों को देखें तो भी उसमें ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। अब देखिए आजकल के बच्चों का क्या है, जो डॉन है, जो तस्करी करते हैं, जिनके पास अधिक पैसे हैं, जिनकी रहन सहन और बड़े ठरके हैं, उनकी और अपने आप को आकर्षित करते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा काम करें, चोरी करें, तस्करी करें, स्मैक पिए, दारू पिए और बड़ी गाड़ी को चलाएं, उनके साथ वो क्या कहते हैं रीले बना बना के और अपलोड करें। तो ऐसी चीजें, रीले भी कैसी, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी चीजों की ओर आकर्षित बच्चा अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। अब उसको उस जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी उसके हार्मोनल चेंजिंग जो पीरियड होता है, उस पीरियड में यदि उस बच्चे को सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, उसको सही माध्यम नहीं मिलता है, उसको माता पिता का साथ नहीं मिलता है या एक अच्छे गुरु के संपर्क में वो नहीं रहता है, तो उस जिज्ञासु प्रवृत्ति में वो अपने कैरियर को खत्म कर लेते हैं। अधिकांश लोग इस जिज्ञासु अवस्था में अपने बच्चों को कोटा भेज देते हैं या किसी बड़े स्थानों पर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब माता पिता वहां साल में एक बार भी नहीं जाते हैं और बच्चा वहां अकेला रह रहा है, यहाँ से पैसे जा रहे हैं, क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे टेस्ट होते हैं, क्या नंबर मेंटेन होते हैं, क्या रैंक होती है, कितनी मेंटेन करनी चाहिए, क्या नंबर आने चाहिए, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। तो वो उनके, यानी मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं प्रत्येक स्टूडेंट की ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस समय या इस टाइम पीरियड में अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। और मेरा जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सभी गार्जियन और उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप कितना अच्छा बनते हो ये बड़ी बात नहीं है, आप कितना अच्छा पढ़ते हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप अपने जीवन में जिज्ञासु काल में सुरक्षित रह लेना, फिर आपका जीवन सिक्योर है। आप पढ़ना कभी भी सीख सकते हैं, पर आपने यदि जिज्ञासु अवस्था में, जो आपका ये टाइम पीरियड जो है हार्मोनल चेंजिंग का, उस टाइम पीरियड में आपने अपने खुद को सुरक्षित रख लिया, आपने इन बुरी आदतों से खुद को बचा लिया, तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। और यदि इस जिज्ञासु अवस्था या इस हार्मोनल चेंजिंग टाइम पीरियड में खुद को नहीं बचा पाते हैं और आप किसी बुरी संगत और बुरे व्यसन में चले जाते हैं, तो आपकी जिंदगी नरक बनते समय नहीं लगती है। तो आज आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।